थैंक यू वेरी मच। आज हम कीरो साहब से, विंग कमांडर मिस्टर इकबाल कीरो साहब से सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि आर्मी में एक जब नई इंडक्शन होती है, प्रमोशंस किस तरह होते हैं, वहाँ पे क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और क्या हमें आर्म फोर्सेस को एज अ कैरियर के लिए सीरियस होना चाहिए नहीं चाहिए, और ख़ासतौर पर हमारे सिंध के लोग क्यों आर्मी में नहीं आते, उसके असबाब भी इनसे पूछेंगे। तो हम दोबारा वेलकम कहते हैं कीरो साहब को। और मेरा इच्छा अभी कीरो साहब, आप हमें ये समझाएं कि जो हमने देखा वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करके, कि आर्मी में जो उसका पिरामिड है बड़ा स्टीप है, कि काफ़ी सारे जो जो इंट्रेंस होते हैं या जो अफसर्स होते हैं मेजर लेवल तक जाते हैं, फिर कॉलोनल तक जाने के लिए मतलब बहुत सारी लिमिटेड कोटा है, लिमिटेड सीट्स होते हैं, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन टिल चीफ। पिरामिड बड़ा स्टीप है। हालांकि सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, जो भी होता है उसमें विथ एक्सपीरियंस एंड फिटनेस एंड मतलब वो प्रमोशन हो जाती है। ऑलमोस्ट जो हम न्यू इंडक्शन होती है मतलब थ्रू CSS, वो ग्रेड 22 या ग्रेड 21 तक पहुंच सकते हैं। ये वाला सिस्टम किस तरह है आर्म फोर्सेज में, कि इस तरह ये पिरामिड स्टीप क्यों है इन करियर प्रोग्रेशन? अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जो एक पिछले सवाल का जो वासवानी साहब का जो क्वेश्चन एक रह गया मेरे ख्याल से, वो इसकी कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। उन्होंने पूछा कि इसके रेम्यूनरेशन या बेनिफिट्स कैसे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे अच्छे हैं। अगर किसी फैमिली ने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है ना, एनी पर्टिकुलर बिजनेस, उसको भी अपने बच्चों को फौज में भेजना चाहिए। किसी फैमिली ने अपनी प्रोफाइलिंग करनी है अपने किसी भी करियर में, प्रोफेशनल करियर में, किसी इवन पॉलिटिक्स में करनी है, तो उसको आपको फौज में भेजना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इतनी प्रोफाइलिंग करता है आपका ये इदारा, कि आदमी जहां पे भी हाथ डालता है वो कामयाब हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है? एक तो ड्यूरिंग सर्विस आपको पूरी फैमिली को ये इतनी लुक्रेटिव सर्विसेज हैं, इतने बेनिफिट्स हैं इसके। जो जो सैलरीज है वो तो नॉर्मल है, बहुत बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन जो बेनिफिट्स है इसके बहुत ज्यादा है। एक तो आपका लिविंग एनवायरनमेंट, पाकिस्तान में आप कैंटोनमेंट्स में रहते हैं, फैमिली की ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। जो वो कहते हैं इट्स लग्जरी टू बी द वाइफ ऑफ एन मिलिट्री ऑफिसर। और फिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर आपने जो बात की सर कि इसमें जो करियर जो है वो उसका आगे पिरामिड बहुत स्टीप होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत दुरुस्त है। सर वो प्रमोशन का पिरामिड स्टीप होता है, करियर का नहीं होता। आप लोगों का करियर खत्म हो जाता है, हमारा खत्म नहीं होता। हमारा सिर्फ स्विच होता है। तो कुछ लोग प्रमोशन ले लेते हैं, कुछ लोग स्विच कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रमोशन ऑप्ट नहीं किया, तो मैंने करियर स्विच कर दिया। अब मेरे पास दुनिया खुली हुई है। जनरली जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह रिटायर होते हैं, तो रिटायर होने के बाद बस वो थिंक टैंक वगैरह के आगे अलावा कुछ नहीं करते। हमारे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद क्या कहते हैं ना, जाके रिलैक्स करें, या इस तरह से नहीं होता। जनरली वो बहुत अच्छी जगह पे, मुल्क में, मुल्क से बाहर, बहुत अच्छी जगहों पे उनकी रिक्वायरमेंट है। इट्स सच एन एडवांस स्पेशलिटी जिसकी मुल्क में भी जरूरत है, मुल्क से बाहर भी बहुत जरूरत है। मतलब आप कह रहे हैं कि जी प्रमोशन लेना थोड़ा सा आगे जाके टफ बनता है, लेकिन आपके लिए कैरियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। लेकिन कैरियर ऑप्शंस तो अदरवाइज तो नहीं बनते ना, जब आपकी जाहिर बात है कोई रेफरेंस होगा। और डेफिनेटली पाकिस्तान में तो एक और भी सिस्टम है पैरेलल। आर्म फोर्सेस की बहुत सारी कंपनीज मतलब फॉर्मेशंस हैं, जिसमें रिटायर्ड आर्म फोर्सेस को बहुत मतलब ऑफिसर्स को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। ये सिस्टम सिविल में नहीं है, मतलब कानून भी नहीं है, और कोई ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को जगह मिल जाए। तो मेरे ख्याल में ये वाला सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, इसलिए आप करियर स्विच करते हैं। अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल। ठीक ठीक है, आप वो कह सकते हैं कि आपकी रिगरस ट्रेनिंग है इसलिए आप क्लेमेटाइज्ड हैं। बाकी कोई एफिशिएंसी वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जिस तरह के आप लोग हैं इस तरह हमारी भी ट्रेनिंग होती है, हमारी भी इतनी एक्सपर्टीज होती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमारे हमारे पास चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को हमें समझाने की कोशिश करें। सर ये अपेरेंटली एक कॉमन परसेप्शन है कि जैसे कोई हम लोगों ने अपना अपने लिए सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे सिस्टम में जितने आपको फौजी नजर आते हैं उसके बराबर या उससे कहीं ज्यादा सिविलियंस भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ये एक पूरा इकोसिस्टम है, उसमें परफॉर्म करने पे जाता है। ऐसा नहीं कि वहां जाके सिर्फ ये कि हमारी बदमाशी है। मैं आपको एक ऑन द लाइटर नोट एक बात बताऊं। मेरे एक रिश्तेदार थे, जब मैं आई वॉज वेरी यंग ऑफिसर, तब मैं गाँव गया तो उसने मुझे कहा कि मुझे एक नौकरी दिला दें, ऐसी दिला दें कि मैं सिर्फ तनख्वाह लेने जाऊं।
तो सर ये फौज में ना सिर्फ तनख्वाह लेने जाने वाले का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जहाँ पे भी जाते हैं ना, हमें अच्छा खासा काम करना पड़ता है, और हम कमाते हैं तो उसमें से हिस्सा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो हमारे लिए मैनिपुलेटेड होता है, मैनिपुलेटेड नहीं है। इसीलिए हमारी जगह बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर हमारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान में जनरली हमारे वो ऑफिसर्स रह जाते हैं जिनके अपने माँ बाप वगैरह होते हैं, या कुछ कहीं पे और कोई कमिटमेंट की वजह से। अदरवाइज हमारे जितने लोग होते हैं, ये एक बात होती है कि जी बाहर चले जाते हैं, बाहर इसलिए चले जाते हैं, बाहर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है। बाहर बाहर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज वी हैंडल व्हाट, वी हैंडल साइंस, टेक्नोलॉजी, पब्लिक, एवरीथिंग तो हम हैंडल करते हैं। ठीक है ना? तो इस वजह से अब आप सिर्फ मुझे देख लें, मेरे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का, करियर काउंसलिंग का, मेडिकल का, बिजनेस का, फॉरेस्ट्री का, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं। पर्सनली आई टोल्ड यू, आई आई शेयर्ड यू अ फ्यू। ये सारा उस इदारों की वजह से होता है कि आपको इधर उधर जहाँ जो माहौल होता है वो सब कुछ कराना था। आपके जो करियर्स हैं उसमें भी होता है, बट बिल्कुल सीखा वो है। थोड़े से जाहिर है उसमें एक तो आपकी एज बहुत ज्यादा होती है। व्हेन यू रिटायर एट 60, वी रिटायर एट अराउंड 45, 44, 48, इस तरह से। आई रिटायर्ड एट 48। वेरी गुड। अभी मेरे पास एक आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर ये वहीद अली साहब का सवाल होगा, मैं वो कर लूंगा। हीरो साहब ये समझाएं कि जो आपका कमांड स्ट्रक्चर है, जिसमें हमेशा आपका बॉस या कमांडिंग ऑफिसर इज ऑलवेज राइट, तो आप जैसे लोग जो बैठते हैं उसमें सिस्टम में, उनके पास अपनी सोच होती है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो चीज़ तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन कमांड स्ट्रक्चर। हालांकि यही चीज़ सिविल में ओपन होती है, डेफिनेटली बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन कंसल्टेशन होती है। डू यू थिंक ये चीज़ फौज में होती है या नहीं होती, कि वेर यू कैन आल्सो एक्सप्रेस योर ओपिनियन इंडिपेंडेंटली, फ्रीली एंड फ्रैंकली? किस तरह है वहाँ पे काम? Sir, this is also a very wonderful question, and answer of this will surprise you and almost everybody in the audience. सर, आप सोच नहीं सकते कि फौज के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है। फर्क सिर्फ ये है कि फौज में डिसिप्लिन है। आपको बाहर पता नहीं चलता कि अंदर क्या बात हुई है। हमारे पास हम बिल्कुल इतना, क्या कहते हैं ना, थ्रेड बेयर डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और बिल्कुल बताते हैं। मतलब मैं आपको ओपनली बताऊं कि मैं रिमेनिंग इन मिलिट्री ऑपरेशनल लेवल पे लोगों के साथ मैं खुद बात करता रहा हूँ कि भाई हमारे बंदे कम है। ये बलूचिस्तान की जो इंडक्शन हुई थी, 38 बंदे जो भर्ती हुए थे, इसमें मेरा भी किरदार था कि नहीं, हमने यहाँ से जोर लगाना है, करना है। और उसमें ये ऐसा नहीं है कि नहीं होता, अंदर पूरी बाकायदा वो डिस्कशन होती है। इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी पेट्रियाटिक इंस्टीट्यूशन। जो प्रोपेगेंडा है, जाहिर है वो तो हर किस्म का होता है, हर किस्म की नेगेटिविटीज होती है सोसाइटी में। और वो उसको आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं कि वो जो 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 लेफ्ट ओवर्स, जो लेफ्ट आउट्स होते हैं ना, उनको ये फील होता है कि जैसे उनका हक किसी ने मार दिया। जबकि मैं बार बार क्या बात कर रहा हूँ कि गो एंड नॉक द डोर, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। फौज के साथ अभी तो हमने सिर्फ नौकरियों के हिसाब से बात की है। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। गो एंड डू बिजनेस विद द मिलिट्री, गो एंड डू द कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम, गो एंड डू दी ये जो स्कूल्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक और बात ये होती है कि सर, कि हम हमें ये देखना पड़ता है कि व्हेन यू गो टू फिनलैंड, तो आपके जहन में एक बात होती है कि ये दिस कंट्री इज नोन फॉर दिस थिंग। व्हेन यू गो टू कनाडा, आपके जहन में एक बात होती है। व्हेन यू गो टू लेट्स से पुर्तगाल, आपके जहन में होता है कि वहाँ पे टूरिज्म है। ग्रीस में आप जाते हैं, टूरिज्म। हमारे कंट्री में क्या है? व्हाट इज दिस कंट्री इज नोन फॉर? फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री। सो शुड वी नॉट गो इन द मिलिट्री? जो आपकी एक एक एक्नॉलेज्ड, जो आपकी प्रूवन फील्ड है, क्यों ना जाए उसमें? और हम कर रहे हैं ना, जहाज बना रहे हैं, हम मिसाइल बना रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों में आगे हैं। अब जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की आ गई है, हमारे लोग बहुत सारे ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं। उस पर आना चाहिए। जब आप ड्रोन्स पे काम करेंगे तो यहाँ से आपको जापान की कंपनियां उठा लेंगी, यहाँ से आपको कोरिया की कंपनी उठा लेंगी। तो इसलिए जो है ना, वी वी शुड सी इट विद ओपन हार्ट। और जब कोई मतलब इदारा मेरा इतना स्ट्रांग क्वेश्चन खड़ा होता है ना, तो देर आर सॉलिड मेरा फाउंडेशंस। मेरा क्वेश्चन आपने अटेंड किया कि नॉट नेसेसरली जो परसेप्शन है आर्मी की या आर्म्ड स्ट्रक्चर की, वो है वहाँ पे भी एक प्रॉपर कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, और जूनियर्स के ओपिनियन को भी इतनी रेस्पेक्ट देती है जिस तरह सीनियर की होती है, कि दिस इज गुड थिंग टू लर्न। अच्छा, अभी क्या नाम है, लेट वहीद लेट लेट मी साहब? जस्ट ऐड वन थिंग, जस्ट लेट मी जस्ट ऐड वन थिंग। हमारा जो
एयर स्टाफ बोर्ड होता है ना, जैसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे एयरफोर्स में होता है एयर स्टाफ में जो एयर बोर्ड होता है, उसकी प्रेसिडेंसी ये है कि सबसे पहले द जूनियर मोस्ट हैज टू स्पीक फर्स्ट, ताकि वो ये ना हो कि किसी सीनियर ने ओपिनियन दे दिया, अब जूनियर कैसे बोलेगा। वेरी इट्स गुड। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। वहीद अली साहब का हैंड्स अप था। वहीद अली साहब, आपका क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। जी सर, एग्जैक्टली आई हैव द क्वेश्चन इन कंटिन्यूएशन टू द डिस्कशन रिसेंटली। जो आपने सवाल पूछा उसी के हवाले से, वो बलूचिस्तान को डिस्कस कर रहे थे सर। अच्छा, आई हैव सीन अ सॉर्ट ऑफ कल्चर इन अवर सोसाइटी लाइक इन रूरल सिंध कि यार हमारी जो वालदेन है, वो वाई डोंट दे एनकरेज अस टू ज्वाइन द आर्मी। अच्छा, बिकॉज मैं, क्योंकि आई हैव हर्ड फ्रॉम माई मदर कि यार वो मेरे जो बड़े भाई थे, बिकॉज इन दोज डेज वो ट्रेनिंग्स हुआ करती थी इसमें कॉलेजेस में ही, कि यार आफ्टर कॉलेज यानी वो कोई ट्रेनिंग्स होती थी और फिर वो आर्मी ज्वाइन करते थे, बिकॉज इट वाज फ्यू इयर्स बैक, फ्यू नहीं बल्कि काफ़ी साल पहले। तो ये हमारे यहाँ क्यों कल्चर है कि हम क्यों नहीं आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को, स्पेशली इन द रूरल सिंध। और दूसरा ये कि अगर आज आई डोंट नो अभी क्या कल्चर है, अगर ये अभी भी है तो हाउ डू वी मतलब इनकाउंटर दिस, और हाउ डू वी कॉप अप विद दिस। ये है सर क्वेश्चन, दिस जी इज जी, थैंक यू वहीद अली साहब, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें यह है कि ये थोड़ा सा पहले भी हमने बात की थी कि ओरिएंटेशन हमारे स्कूलों में नहीं है, हमारे स्कूलों में, हमारे यूनिवर्सिटीज में ये ओरिएंटेशन नहीं है कि भाई देखिए, हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन तो फौज है, उसमें कैसे जाना है, कब जाना है, क्या प्रोसीजर है, क्या डेट्स हैं, तो वो हमारे इदारों में वो ओरिएंटेशन नहीं है। हमारे इदारे क्या करते हैं, इनके हमारे यहाँ टीचर्स हैं, हमारे पास करियर काउंसलर्स नहीं है। अच्छा, मैं खुद पर्सनली जब मैं हैदराबाद में था तो मैं बहुत सारे स्कूलों में जाने की कोशिश की, जाके बताने की कोशिश की। मैं सकरन भी गया, बलूचिस्तान में मैं तो बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कोलू एंड आवरान में हर जगह पे गया हूँ, और वहां जाके दो दो तीन तीन चार चार दिन रहा हूँ, उनको जाके बताया। तो एक तो ओरिएंटेशन नहीं है, पता नहीं है। दूसरा ये है कि समाउ दी अदर हमारा जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें ना वी आर, हमारा सोसाइटी इट्स मोर काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड लेस काइंड ऑफ प्रोफेशनल। तो जबकि दुनिया में जो कौमें हैं वो प्रोफेशनलिज्म पे तरक्की करती हैं, पॉलिटिक्स कुछ एक सेगमेंट का काम है, वो अपना काम करें। हमारा जो मीडिया हो गया या हमारे इवन जो सिविल सोसाइटी होगी, वो सारा दिन पॉलिटिक्स पे लगे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज सिंध में जो मैं समझता हूँ, शायद ये जो हमारी पॉलिटिक्स रही है, सम और दी अदर इट वेंट द रॉन्ग साइड, तो जिसकी वजह से हमारे लोग समझते रहे कि शायद ये इदारे हमारे लिए नहीं है, या कोई हमें शायद ये मेल ट्रीट करते हैं, या हमें इसमें कोई नुकसान दे, क्या कहते हैं, इन्फीरियर ट्रीटमेंट करते हैं, कोई ऐसी फीलिंग शायद हो। अदरवाइज कोशिश तो बहुत की, मैं खुद जब था मैं तो बहुत कोशिश की। बल्कि मुझे आई एम कीरियो, तो मुझे कीरियो ने फोन किया कि साईं तव्हां असांजा घणा कीड़ा सिलेक्ट कया आहिनि। मां चयो चङा मुड़ुस, इहो ॿुधा कीड़ा मोकिलिया घणा अथई, ठीकु आहे न। वेन यू प्रिपेयर देम, सेंड देम, देन आस्क मी त मां केतिरा सिलेक्ट कया आहिनि। सो ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि इहा ओरिएंटेशन कोन्हे का, त असांखे का तयारी करणु। ॾिसो मेडिकल कॉलेज वञनि था न ॿार, हुननि जी तयारी कनि था, हिननि जी तयारी कोन्हे का, ओरिएंटेशन कोन्हे का, ऐं अक्सर त डेट्स मिस थी वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे न। लॉट ऑफ पीपल जो वकील चवंदा आहिनि, द टेक्निकल ग्राउंड्स ते असांजा माण्हू नॉकआउट थी वेंदा आहिनि, त हिन जेका डेट हुई उन ताईं हुनजो को डोमिसाइल ई कोन ठहियल हो, या हुनजो जेको आहे सो फॉर्म बे ई कोन ठहियल हो, अहिड़ियूं शयूं। अब डिस्कशन को आगे चलाते हैं। अपना कीरो साहब, हमें अभी ये समझाएं कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था आर्मी के साथ फॉर 1 मंथ में, उसकी बेसिस पे, और बाकी जो जितने दोस्त हैं आर्मी दोस्त फ्रेंड्स हैं उनके साथ, देखिए मैंने ये देखा वहाँ पे जाके, आप उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, सारे के सारे जो फोर्सेस के थे हमारे अफसर और जवान, दे हैड अ काइंड ऑफ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट सिविल सर्विसेज। फर्स्ट, सबसे पहले तो ये कहते थे कि जी सिविल सर्विसेज ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, और सबकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो जो आर्मी कोटा में उनकी सिलेक्शन हो जाए। फिर कुछ लक्की हर साल आते हैं सब सारी फोर्सेस से, नेवी से, एयरफोर्स से, और 3 सर्विसेज में वो उनकी सिलेक्शन होती है, एक फॉरेन सर्विस में, एक पुलिस में, और एक पहले डीएमजी था पीएएस में। और आई थॉट कि दे ऑलवेज काइंड ऑफ ग्लैमराइज सिविल सर्विस, कहते हैं जी आप तो हमसे बहुत ही अच्छे हैं और यू एंजॉय लॉट ऑफ प्रिविलेज, पावर एंड एवरीथिंग। आया ये उनका परसेप्शन ठीक है, या समझते हैं कि अब वो चेंज हो गया है? आई एम टॉकिंग ऑफ अराउंड 35 ईयर्स बैक, पहले तो इस तरह था।
और अभी भी जो बच्चे, मतलब जो ऑफिसर्स कैप्टन लेवल के, जब सिविल सर्विस में इंडक्ट इंडक्ट होते हैं, तो वो कहते हैं कि दे अचीव्ड समथिंग मिरेकुलस सक्सेस इन देयर लाइफ। तो ये क्या है, मतलब ये चीज है या नहीं है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छी सर्विस आर्म फोर्सेस की है, लेकिन सबका कोशिश होती है कि वो सिविल सर्विस में आ जाए। हाउ डू यू सी इट एंड हाउ दिस डू यू इज कंपेयर इट? करेक्ट ऑब्जर्वेशन। या दिस इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऐसा है कि आपकी जो इंडक्शन है ना सिविल सर्विसेज की, आपका कोर्स बहुत छोटा होता है। आपकी एनुअल इंडक्शन होती है, और इंडक्शन इज समथिंग अराउंड, आपका कॉमन कितना होता है, समथिंग लाइक 150 160 150 मैक्सिमम, और हमारे दौर में तो 150 120 होता है। में थे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। हमारा जो एनुअल 6 मंथली इंडक्शन होती है आर्मी की, तो इस वक्त अराउंड को 600 है। और सिर्फ 6 महीने में। और साल में अगर आप लगा लें तो अराउंड 1200 आर्मी की। फिर इसी तरह से एयरफोर्स के साल के तकरीबन अराउंड 150 पौने 200 होते होंगे। और नेवी के भी इस रेंज में है। एक तो ये कि हमारा नंबर वॉल्यूम आपसे ज्यादा है, एक बात। अब जब वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, ये जो सिविल सर्विसेज के साथ फैसिनेशन होती है, खास तौर पे ये ना जूनियर अफसरों पे होती है, जूनियर लेवल पे होती है। क्योंकि जूनियर अफसर जो आपका जो जूनियर रैंक्स है ना आपके, उसमें आपके जो टोर टार आगे पीछे वो ज्यादा होते हैं। और जूनियर रैंक पे हमारी जो फोर्सेस की नौकरी होती है वो इंतहाई, समझ लें कि टफ होती है। उसमें आपने भागम दौड़म ज्यादा होती है, वो कैरियर बिल्डिंग होती है ना। आप ये देख लें कि हम समझते हैं, एक एक बहुत गलत एक बहुत मिसपरसेप्शन है, रॉन्ग परसेप्शन है। वो ये है कि अभी एक बंदा सिविल सर्विसेज करके आया, असिस्टेंट कमिश्नर लगा है, और अभी एक बंदा जो फोर्सेस की एकेडमी से पास आउट होके आके सेकंड लेफ्टिनेंट या फ्लैंग ऑफिसर बना है। अब ये एक परसेप्शन नहीं होती कि हम दोनों बराबर हैं। नहीं, हम दोनों बराबर नहीं है। जो सिविल सर्विसेज है वो बेचारा हमारा, एक्चुअली वो हमारा बाबा है। उस बेचारे ने पहले बैचलर्स किया है, उसके बाद साल 2 साल लगा के, उसके बाद वो ट्रेनिंग करके, हमसे वो 7 8 साल 6 साल सीनियर है। और हम अभी सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग करके उसके साथ आगे खड़े हो गए। और हमें लगता है कि यार ये ज्यादा प्रोलिस्ट है, क्योंकि उस वक्त वो होता है। लेकिन अगर आप इसको साथ साथ पैरेलल ट्रैक पे चलाएं, तो 5 7 साल बाद जो फौज का भी बंदा होता है ना, उसका भी अच्छा खासा मेजर जब बन जाता है, तो उसका भी ठीक ठाक प्रोटोकॉल सब चीज आ जाती है। तो एक तो ये वाला एलिमेंट है। दूसरा ये है कि वो होते बहुत ज्यादा है, और आगे एट्रिशन होती है ना। कुछ लोग बहुत सारे मेजर पे रिटायर होते हैं, कुछ लोग लेफ्टिनेंट कर्नल पे होते हैं, कुछ कर्नल पे होते हैं, इस तरह से। तो राइट लेफ्ट आगे पीछे जब होते हैं, उनको पूरी विजिबिलिटी तो उनको होती नहीं कि भाई होता क्या। आपके भी तो बहुत सारे लोग बगैर अपॉइंटमेंट के देखते हैं। वो ऐसे आपके ओएसडी से थोड़ी इंप्रेस हो रहे होते हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर या एएसपी से इंप्रेस हो रहे होते हैं, या एसपी से इंप्रेस हो रहे होते हैं। ओएसडी जो बेचारा आधी सर्विस जिसने खुदे लाइन की, उससे तो नहीं इंप्रेस होते। तो फौज में ये वाला कॉन्सेप्ट कम है। फौज में हमेशा आप मेन स्ट्रीम में नहीं तो आप थोड़ा सा ही पीछे रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो बात है कि वो आते हैं जो इंडक्शन लेटरल एंट्री होती है। मैंने आपको बोला कि ये वो लोग होते हैं जो अपनी प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं, जो फैमिली प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं कि अच्छा यहाँ आए, अब हम यहाँ से उधर जाएं। ठीक है ना। तो वो एक अलग ब्रीड है जो ये कोशिश कर रही होती है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछे, मैंने तो देखिए, मैंने एमबीबीएस छोड़ा, फिर फ्लाइंग में गया, फ्लाइंग छोड़ी, और फिर उसमें आया, एयर डिफेंस में आया। फिर उसके बाद मैंने सीएसएस भी किया। लेकिन व्हेन यू आस्क मी कि वापस जाके कुछ करना, तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू अगेन ज्वाइन दी फोर्सेस। सही, आप यूज्ड हो गए ना, मतलब इस तरह से बिल्कुल। अच्छा, ये एक कंपैरिजन होता है कि जी हम कहते हैं कि जी आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स एट सीनियर लेवल दे आर मोर प्रिविलेज्ड। उनको सब चीज़ें जो है ना, उनको बनी बनाई मिलती हैं, घर मिलते हैं, मतलब टीम ऑफ सर्वेंट्स और जो भी होते हैं आपके बैटमैन होते हैं वो मिलते हैं। और आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक तो जॉब मिलती है और बहुत सारे और भी चीज़ें मिलती हैं जो कि अब सिविल सिविल अफसरों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। पहले ग्रेड 22 में एक प्लॉट मिलता था, वो भी नहीं मिलता। तो इसमें कहाँ पे, मतलब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आर्म फोर्सेस इतनी प्रिविलेज्ड क्यों है इस कंट्री में, और बाकी जो फॉर्मेशन हैं वो क्यों नहीं है? आप क्या समझते हैं, आपको किस तरह की गाइडेंस और ट्रेनिंग दी जाती थी वहाँ पे? देखिए, ये सच है कि हमारे सीनियर अपॉइंटमेंट्स पे ज़ाहिर है जैसे बंदा ऊपर जाता है उसको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे तो उसमें से रेगुलराइज्ड हैं। जो तो रेगुलराइज्ड हैं तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो है। बाकी ये है कि जो कहीं कोई रेगुलराइज चीज़ नहीं है, कोई अगर कोई बेनिफिट अपना इंडिविजुअली कोई लेता है,
तो गलत काम तो अगर कोई भी बंदा करता है तो वो तो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, वो इदारे का नहीं है, ठीक है ना, ना ही इदारा उसको सपोर्ट करता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे फौज के इदारे में तो ये भी कि अगर किसी की कोई भी चीज गलत पॉइंट आउट हो जाती है, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये नहीं है पिछले मोर देन 33 ईयर्स कि कोई चीज हमने फौज के इदारे में कहीं पे कोई चीज पॉइंट आउट की हो कि जी ये चीज गलत हो रही है, तो वो वापस उस पर कोई प्यूनिटिव एक्शन या करेक्टिव एक्शन ना हो। तो ये नजर यूं आता है बेसिकली इस वजह से कि देखें, जो बेनिफिट्स है ना, कोई भी मैंने आपको बार बार बोला कि जब व्हेन यू स्टार्ट टू डिलीवर, इसको आप देखें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में देखें। आज अगर हम बात करते हैं कि सिंगल विंडो ऑपरेशन चाहिए ना, किसी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सिंगल विंडो ऑपरेशन चाहिए, तो सिंगल विंडो ऑपरेशन कौन कर सकता है? आपका सिविल सर्वेंट कोई भी है, चाहे सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, जिस भी सर्विस का हो, पुलिस का हो, डीएमजी का हो, उसकी बात क्या बाकी इदारे मान लेंगे? मुश्किल है थोड़ा। अब हमारे पास एक ये है कि हम फिर किसी न किसी तरीके से वो मनवा लेते हैं। आई हैव डन इट, मैंने मोर देन 10,000 पीपल का ये जो अभी फ्लड रिलीफ एक्शन किया था। एक गलत परसेप्शन है कि लोग डंडे से कराती है, डंडे से नहीं कराती सर, डिसिप्लिन से कराती है। मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन लीड किया। मेरे पास वहां कोई डंडा नहीं था, मैंने कोई गोलियां नहीं चलाई, कोई बंदों को अंदर नहीं किया, ठीक है ना। क्या है, डिसिप्लिन था, उनको ऑर्गेनाइज किया। आप यकीन करें, वहां पे बहुत सारे हमारे काउंटर पार्ट थे, सिविलियन भी थे, एनजीओ वाले भी थे, बाहर के भी थे। व्हाट आई हैड इज अ डिसिप्लिन टीम ऑफ अराउंड लेस देन 30 पीपल, और उससे हमने पूरे इतने सारे मजमे को कंट्रोल किया, जिसको हमने नहीं करना चाहिए था, वो तो उनकी अपनी कम्युनिटी को करना चाहिए था। सेमन की अपनी कम्युनिटी करती या वहां की सिविल इंतजामिया करती। अब जब उन्होंने नहीं किया तो हम चले गए। हमने, होता क्या है कि जब आप एक डिसिप्लिन में चलना शुरू कर देते हैं ना, द बेस्ट थिंग इज बाय एग्जांपल। हम जो परेड करते हैं ना, जब वो देखते हैं ना कि यार ये साहब ने बोला कि ये गेट यहाँ से बंद कर दो, तो सारे लोग भाग के वो गेट बंद करते हैं। तो जब हमारे 3 बंदे जाके वो गेट बंद करते हैं ना, तो बाकी जो 50 बंदे खड़े होते हैं ना, ये एंटी राइट वगैरह कैसे करते हैं, राइट्स वगैरह जो होते हैं, ये ठीक तो है भाई, प्रोपेगेंडा होता है कि जी मुझे गोलियां मुझे मारी, ये अपना किया, वो जवाब किया। जवाब मिल गया। डिसिप्लिन है, इट्स ऑल डिसिप्लिन। ठीक है। अभी किसी और के पास क्वेश्चन है तो मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम सेशन ऑफ करेंगे। एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क डायरेक्टली। नवल साहब का हाथ आ गया ऊपर। नवल साहब पूछें, आप सवाल करें। अच्छा, मेरा बेसिक क्वेश्चन हर सेशंस में यही होता है। टुडे I mean, whether it is civil services, today's civil services, or today's military or defense services, more or less they are administrative services. More or less they are defined. They are already what to do and what not to do. But we live in a world which is a world of mastery, which is a world of innovation, which is a world of creativity. कौमें जो तरक्की करती हैं वो अन एक्सपोनेंशियल क्रिएटिविटी की वजह से करती हैं। तो वो जो क्रिएटिविटी का जो एनकरेजमेंट है, उसका स्कोप कितना है? राइट, एक आउट ऑफ द बॉक्स बंदा है, उसका स्कोप कितना है यहाँ पे? दैट इज माय क्वेश्चन। जी नवल साहब, थैंक यू, नमस्ते। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। इनोवेशन का इतना ज़्यादा स्कोप है कि बाकी कौमें हमसे मदद लेती हैं। ये जो हमने JF-17 बनाया है या और जहाज बना रहे हैं, इसमें देखिए चीन अगर हमारे साथ कोलेबोरेशन करता है ना, तो दे आर आवर फ्रेंड्स, बट वो कोई इतने भी मेहरबान नहीं है, वो अपने फायदे में हमसे कोलेबोरेशन करते हैं। तो इनोवेशन है तो कर रहे हैं ना, वो फौज के इदारे हैं ना जो इनोवेशन कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ पे हमारे, मैं आपको यहाँ तक बताऊं कि इनोवेशन का इतना रूम है कि जहाँ हम देखते हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, फौज का तकरीबन कोई भी इदारा है वो देखता है ना कि यार यहाँ पे ये आदमी ये इनोवेशन कर रहा है, चाहे वो आर्ट्स की हो, वो साइंस की हो, बिजनेस की हो, वो उधर जाके खुद ही उनको कंधा देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और वो फिर जो अपोनेंट होते हैं ना, जो जो एक बंदा, मिसाल के तौर पे आपका कोई कॉलेज है, आपके कॉलेज में आप कोई इनोवेशन करते हैं, मुझे पता चल जाएगा, मैं आ जाऊंगा। तो होगा क्या कि जो आपका जो मुखालिफ होगा ना, जिसको आपसे बहुत खार आती है, वो कहते हैं यार ये नवल साहब को बहुत आगे कर रहे हैं, वो जाके मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना शुरू कर, ये देखो जी फौज घुस गई है। फौज नहीं घुस गई, फौज उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं ना, उनके पास सवाए शोर करने को और कुछ भी नहीं होता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनोवेशन हमेशा से, जो आप दूसरी कौमों की बात करते हैं ना, कि जो दूसरी कौमें हैं वहां पे फौज आगे नहीं है, तो वो डिसिप्लिन खुद है, वो मुआशरे डिसिप्लिन है, वो पूरा पूरा मुआशरा ही फौज है।
आप इसराइल को देखें, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज ऑन अर्थ है, उसका पूरा मुआशरा कितना डिसिप्लिन्ड है। आप उसके मुकाबले में वही हमारे जो भाई हैं फलस्तीनी, वो मार खा रहे हैं। उनका एक मसला डिसिप्लिन का भी है, बाकी तो बहुत सारे ज़ाहिर सियासी मसले भी हैं। तो डिसिप्लिन बेसिक चीज है। हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो डिसिप्लिन का है। बिल्कुल ठीक है किरो साहब, मेरे गिरीश दो साहब सवाल आपने आखिरी रह जाएंगे, उसके बाद फिर ये टाइम पूरा हो जाएगा, हम छोटे छोटे रखते हैं उसमें। एनीवेज हीरो साहब, सबसे ये वाला सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपके साथ कि देखें, हमारे यहाँ एक परसेप्शन है, वो करेक्ट है नहीं करेक्ट उसको आपने हमें बताना है, कि जो फौज के जो अफसर होते हैं ये समझते हैं कि जी मुल्क हम चला रहे हैं, ठीक है, और हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और सिविलियन जिसको मैं ब्रैकेट करता हूँ सब लोग, मतलब उसमें अफसर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, वो अप टू मार्क नहीं है, मैं दूसरे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। आया ये वाकई परसेप्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? मुझे ये सब करेक्ट करने की कोशिश करें कि वाकई वहाँ पे ये परसेप्शन है कि जी हमारे जो सिविलियन फॉर्मेशंस हैं, दे आर इनएफिशिएंट, दे आर नॉट रनिंग द कंट्री एज पर बुक, और इसलिए प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और हमें जाके उनको ठीक करना है। हाउ डू यू सी इट? बात करें ना, ये ये परसेप्शन है ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। मैं आपको बताऊं कि जो दिस साइड ऑफ द टेबल है ना, फौज को जितना मेरा इंटरेक्शन है, कोई शौक नहीं है किसी दूसरे का काम करने का। हम मजबूर थे। मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले, फ्यू, आई थिंक लास्ट डेकेड और प्रीवियस, उसमें हमें ड्यूटियां मिली थी कि आप जाएं वापडा को ठीक करें। हमारे लिए इतनी मुसीबत थी, वो मुश्किल था वो काम, इसलिए कि हम क्यों जाके करें। जैसे आज आपको अगर कोई कहे कि आप ये काम छोड़ें, आप जाएं जाके किसी दूसरी चीज को जाके आप एयरपोर्ट को ठीक करें, फलाने को करें, आप मुश्किल होती है ना, आप डिस्प्लेस होते हैं। तो होता ये है कि अगर ये बात आपने गलत साबित करनी है ना, तो किसी को कुछ कहने से नहीं होगा कि नहीं हम ज्यादा काबिल हैं, आप ज्यादा काबिल हैं। यू जस्ट हैव टू प्रूव इट। ऐसे इदारे हैं जो प्रूव करते हैं। और उसमें जैसे हमारा एक, अब नाम नहीं लेना चाहिए, एक हमारा नेशनल इदारा है, इट इज रन बाय सिविलियंस मोस्टली, वो क्योंकि सॉफ्टवेयर वगैरह टाइप उसमें इन्वॉल्व है, बट उसकी ओवरसाइट भी हमारे फौज के लोगों के पास है। क्यों है? इस वजह से कि दे डू मिस्टेक्स, दे डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बात यह है कि वी हैव टू लुक इनवर्ड्स रादर देन लुकिंग आउटवर्ड्स, कि भाई वो इस तरह समझते हैं, वो इस तरह नहीं समझते। वो जैसा जो है उसको ऐसा समझते हैं, जो अच्छा है उसको अच्छा बिल्कुल समझते हैं। मैं आपको बताऊं, उनको बुला के बहुत इज्जत भी करते हैं। जो काबिल होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, इस एंड ऑफ द डे पे इट्स डिलीवरी, जिसने परफॉर्म करना होता है, जो टास्किंग होती है या जो आपका ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए जो परफॉर्म करता है, वो सारे बिल्कुल ठीक है, बस अभी परफॉर्मेंस बेस्ड। अपने आइडियंस को मैं ये जहन में रखें कि आपने सिंध के लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को और यंग ग्रेजुएट्स को और स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना है। उसे आपने उनको ये बताना है कि आप फौज में या आर्म फोर्सेस में आएंगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह आपकी करियर बनेगा। आखिर में आप उन 3 सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सिंध के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को सबसे पहला तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप फौज में आएंगे ना, आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका फ्यूडलिज्म खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको इदारे से मिलती है। आज भी जो एंटी फ्यूडल को काम कर रहा है इदारा, वो तकरीबन फौजी है और तो कोई नहीं। अच्छा, अब जो दूसरी बात है कि पूरी फैमिली की प्रोफाइलिंग हो जाती है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, मेडिकल की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ठीक है? इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट भी बेनिफिट्स होते हैं। तो ये तो आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, और हमारा हिस्सा है। देखिए, फेडरेशन है ना, फेडरेशन में हमारे 4-5 अलग सूबे हैं, हर सूबे का हिस्सा हम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो उनकी वो ओरिएंटेशन ही नहीं है कि भाई हमने अपना हिस्सा हर हर इदारे से लेना है। तो हर इदारे से कैसे लेंगे? उनको गालियां देने से तो नहीं होगा। कैसे होगा? हम उसमें शामिल हों। ठीक है ना? उसमें शामिल हो और उसमें से अपना हिस्सा लें। आप पॉलिसी मेकर्स बने ना, पॉलिसी मेकर्स कब बनेंगे? जब आप उसमें शामिल हो। दो लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं मेरे ख्याल से।
ठीक है, अभी है एक मिस्टर शीमा सोलंकी, एक 1 2 3 लिखा हुआ है। शीमा, प्लीज गो अहेड विथ योर क्वेश्चन। शीमा, आपका हैंड्स अप है, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। यस, Am I audible? जी आवाज जी, अच्छे से। थोड़ा सा जरा जोर से बोलिएगा। Yes, sir. Sir, I have a question. Is I have done MBA and my specialization was in HRM. I have done, MBA 2 years ago. But my question is that after what career opportunities are available in this field after CSS and PCS if someone doesn't qualify like competitive exams? So what are the opportunities for business graduates and the age limit? And the other thing is that what opportunities and challenges do women face in this profession, and what advice would you give to female aspirants? Thank you. अच्छा, एक तो अच्छा है कि किसी फीमेल ने सवाल पूछ लिया तो फीमेल वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा। फीमेल जहाँ पे भी उसने काम करना होता है तो उसको वर्किंग एनवायरनमेंट पे एक डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी चाहिए होती है। फौज से अच्छी सिक्योरिटी किसी इदारे में नहीं है फीमेल के लिए। बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इवन नाउ देयर आर ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस जो कि इवन कमांड भी कर रही हैं। हमारी एयरफोर्स में तो बहुत सारी ऐसी ऑफिसर्स हैं जो कि सीनियर लेवल पे कमांड भी कर रही हैं। अच्छा, एज की बात, यस, एज का एक मामला होता है कि इस अराउंड 28, कुछ जगह पे रिलैक्सेशन करके 30 भी हो जाती है। दैट यू नीड टू चेक ऑन द वेबसाइट कि आप किस किस में क्वालिफाई करते हैं। जनरली ये एमबीए वगैरह बहुत सारी चीज़ों में क्वालिफाई कर जाते हैं। एयरफोर्स में भी हैं, आर्मी में भी हैं, और नेवी में कुछ थोड़ी सी कम है लेकिन फिर भी है। और जो और क्या बात, यही बात है मेरे ख्याल से। पूरा करें, रिपीट करें। अच्छा के साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि फॉर द माइनॉरिटीज जो जनरल परसेप्शन है, अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है बहुत देयर आर सो मेनी पीपल हैव जॉइंड दिस, तो इस उनके लिए कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज या एनकरेजमेंट क्या है टू कम ऑन दिस साइड? अच्छा, ये नवल साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। उसमें ये है कि मैं ये बात करता हूँ कि 2026 इज द ईयर ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। ये माइनॉरिटीज का एक इशू एक हद तक था, खास तौर पे आई थिंक शायद जवलक के दौर में या किसी और दौर में वो था, खास तौर पे हिंदूज के साथ। अब जब हम 2026 में बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त एक वेव है ऐसी कि जो देर आर लॉट ऑफ पीपल, मेरे दोस्त हैं, हिंदूज हैं। आपको तो पता है कि सिंध में तो हिंदूज बिल्कुल हमारे साथ साथ वी लिव टुगेदर। तो वो अब ऑफिसर्स भी बन गए हैं और उनको सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। मसला सिर्फ ये है कि जो बिलीफ सिस्टम है ना अभी तक हमारा पुराना हमारी सोसाइटीज में कि यार हमें तो उन्होंने लेना नहीं है तो हम जाएं क्यों, हमें तो प्रमोशन। देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, आप उसको माने, एक्नॉलेज करें, और एक्नॉलेज करने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टीम अप करें, एफर्ट करें। हम सारे आपके सपोर्ट के लिए हैं। यू आर इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। खासतौर पे सिंध में तो हम बड़ा अलग ऐलान कहते हैं, ठीक है ना। मैं तो अभी भी, और जब मैं व्हेन आई वाज सर्विंग आल्सो, मैं जिस भी अपने हिंदू किसी दोस्त को या उस्ताद को फोन करता था तो मैं उसको स्टार्ट यहाँ से करता था, नमस्ते सर, राम राम, हाउ आर यू। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त। थैंक यू कीरो साहब, बहुत लंबा आपके साथ सेशन हुआ और जिसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस किया। नवकत मैंने, लेकिन मेरे जितने पार्टिसिपेंट थे उनने आपसे खुल के बात की और आपने उनको इतना साइंटिफिकली सबको समझाया, और सारी जो हमारे पास जो कन्फ्यूजन थी, मिसपरसेप्शन थी अबाउट आर्मी, आर्म फोर्सेस कैरियर, वो सारी हमारी क्लियर हो गई। थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ टाइम गुजारा। इंशाल्लाह हम आपको और भी बादर करते रहेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको एंगेज करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।